मेन और वुमेन को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बदलने की। वुमेन को सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एम्पैथेटिक लिसनर चाहिए होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। रिश्तों में अक्सर ऐसा लगता है कि मेन और वुमेन एक दूसरे को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस एक ऐसी किताब है जो इन चैलेंजेस को समझाने और दूर करने का रास्ता दिखाती है। लेखक जॉन ग्रे का मानना है कि मेन और वुमेन जैसे दो अलग प्लैनेट से आए हैं, मेन मार्स से और वुमेन वीनस से। यही वजह है कि उनकी सोच, महसूस करने का तरीका और समस्याओं को हल करने का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। ये किताब ये समझाने पर फोकस करती है कि क्यों मैन अक्सर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ भागते हैं, जबकि वुमेन इमोशनल सपोर्ट की तलाश करती हैं। जब मैन को स्ट्रेस होता है, तो वे अपनी गुफा में चले जाते हैं और अकेले टाइम बिताकर चीजों को प्रोसेस करते हैं। दूसरी तरफ विमेन जब परेशान होती हैं, तो वे अपने फीलिंग्स को शेयर करना और उस पर बात करना पसंद करती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मेन और विमेन के प्रायोरिटीज और एक्सपेक्टेशंस कितने अलग होते हैं? यही डिफरेंसेस कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट्स की वजह बनते हैं। लेकिन इस किताब का मकसद ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। इसका असली मकसद है कि मेन और विमेन एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें और अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें। चैप्टर 1, Men are from Mars, Women are from Venus। मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस का पहला चैप्टर इस कंसेप्ट पर फोकस करता है कि मेन और वुमेन जैसे दो अलग अलग ग्रहों से आए हैं। उनका सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। लेखक जॉन ग्रे इस बात को समझाने के लिए एक क्रिएटिव एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मैन मार्स से हैं और वुमन वीनस से। मार्स और वीनस के इनहैबिटेंट्स कभी अपनी अपनी दुनिया में पीसफुली रह रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक दूसरे को देखा और इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो गए। उन्होंने एक दूसरे की अलग अलग क्वालिटीज को एक्सेप्ट किया और प्यार में पड़ गए। हालांकि जब वे पृथ्वी पर रहने आए, तो उनकी डिफरेंसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनने लगी। मैन अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहते हैं। जब भी कोई समस्या सामने आती है, तो वे उसे फिक्स करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ विमेन इमोशंस पर ज्यादा फोकस करती हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। यही फर्क अक्सर रिश्तों में फ्रस्ट्रेशन और डिस्कनेक्ट पैदा करता है। लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मेन और वुमेन की यह डिफरेंसेस कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उनकी स्ट्रेंथ है। जब हम समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति अलग तरह से सोचता और महसूस करता है, तो हम उनके साथ बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। मेन और वुमेन को एक दूसरे की अलग अलग ज़रूरतों और स्टाइल्स का सम्मान करना सीखना चाहिए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि मेन और वुमेन को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बदलने की। जब आप यह एक्सेप्ट करते हैं कि आप दोनों अलग हैं, तभी आप एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। चैप्टर 2, मिस्टर फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी। दूसरे चैप्टर में लेखक जॉन ग्रे मेन और वुमेन के सोचने और रिएक्ट करने के फंडामेंटली अलग तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं। मैन को लेखक मिस्टर फिक्सिट कहते हैं क्योंकि उनकी नेचर प्रॉब्लम्स को फिक्स करने और सॉल्यूशंस देने पर केंद्रित होती है। दूसरी ओर वुमेन को होम इम्प्रूवमेंट कमिटी कहा गया है क्योंकि वे इमोशंस और रिलेशनशिप्स में सुधार करने पर ध्यान देती हैं। मैन को ऐसा लगता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आए, तो उसे सॉल्व करना उनकी जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए अगर कोई वुमन किसी परेशानी के बारे में बात करती है, तो वह अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही होती है। लेकिन मैन इसे एक प्रॉब्लम समझते हैं और तुरंत सॉल्यूशंस देने लगते हैं। अक्सर विमेन को इसका जवाब चाहिए नहीं होता, बल्कि वे सिर्फ सुनने वाले कान चाहती हैं। यही डिस्कनेक्ट कई बार फ्रस्ट्रेशन और आर्ग्यूमेंट्स की वजह बनता है। दूसरी तरफ विमेन नेचुरली नर्चर करने वाली होती हैं। वे रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक देती है, जो उनके लिए एक केयरिंग जेस्चर होता है। लेकिन मैन इसे क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं। अगर कोई वुमन अपने पार्टनर को कहे कि तुम्हें यह करना चाहिए या ऐसे करने से यह बेहतर होगा, तो मेन को लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। लेखक का कहना है कि मेन को यह समझने की ज़रूरत है कि विमेन जब अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं, तो वे सिर्फ एम्पैथी और सपोर्ट चाहती हैं, ना कि सॉल्यूशंस।
वहीं विमेन को यह सीखना चाहिए कि जब वे फीडबैक दें तो इसे क्रिटिसाइज करने की बजाय पॉजिटिव तरीके से प्रेजेंट करें। ये चैप्टर एक बहुत बड़ा लेसन देता है। रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का तरीका समझना बहुत ज़रूरी है। मेन को सुनने की आदत डालनी चाहिए, बिना हर बात का सॉल्यूशन ढूंढे। वुमेन को यह याद रखना चाहिए कि उनके नर्चरिंग बिहेवियर को मेन कभी कभी गलत तरीके से ले सकते हैं। जब दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं, तभी एक हेल्थी और लविंग रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। चैप्टर 3, मेन गो टू देयर केव्स एंड विमेन टॉक। तीसरे चैप्टर में जॉन ग्रे रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस को हैंडल करने के मेन और विमेन के बिल्कुल अलग तरीकों को एक्सप्लोर करते हैं। मेन जब किसी समस्या या परेशानी का सामना करते हैं तो वे अपनी केव में चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वे इमोशनली विथड्रॉ हो जाते हैं और अकेले रहकर अपनी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर विमेन जब परेशान होती हैं तो वे अपने फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए बातचीत करना पसंद करती हैं। मेन के लिए उनकी केव उनका सेफ स्पेस होती है। जब वे किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो वे अपने अंदर ही जवाब ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें प्राइवेसी मिले और कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। लेकिन अक्सर वुमेन इसे गलत तरीके से समझती हैं। जब उनका पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है तो उन्हें लगता है कि वह अनइंटरेस्टेड या अनकेयरिंग है। दूसरी तरफ वुमेन अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज करके स्ट्रेस रिलीज करती हैं। वे डिटेल्स में जाकर अपने इमोशंस शेयर करती हैं, लेकिन मैन इसे समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि विमेन किसी सॉल्यूशन की तलाश में है और वे तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले जाते हैं। लेकिन विमेन को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एम्पैथेटिक लिसनर चाहिए होता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। मैन और विमेन को एक दूसरे के कोपिंग मैकेनिज्म्स को समझने की ज़रूरत है। मेन को यह समझना चाहिए कि विमेन जब बात करती हैं तो उन्हें सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं देना। वहीं विमेन को यह समझना चाहिए कि जब मेन अपनी केव में जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे प्यार नहीं करते, ये बस उनका तरीका है स्ट्रेस से डील करने का। लेखक ये भी बताते हैं कि अगर विमेन अपने पार्टनर की स्पेस का सम्मान करती हैं और उन्हें अपनी केव से बाहर आने का समय देती है तो मेन नेचुरली वापस कनेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर मेन विमेन को ध्यान से सुनते हैं और उनके इमोशंस को वैलिडेट करते हैं तो वुमेन का इमोशनल कनेक्शन और गहरा हो जाता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि रिलेशनशिप्स में हार्मनी बनाए रखने के लिए हमें अपने पार्टनर के अलग तरीकों को एक्सेप्ट करना होगा। डिफरेंसेस को समझने और उनका सम्मान करने से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। चैप्टर 4, हाउ टू मोटिवेट द ऑपोजिट सेक्स। चौथे चैप्टर में जॉन ग्रे हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि मेन और विमेन एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति की मोटिवेशन और इनकरेजमेंट की ज़रूरत अलग होती है, और जब हम इन नीड्स को समझते हैं तो हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। मैन और विमेन के बीच मोटिवेशन का फ़र्क ये है कि मैन खुद को प्रूव करने के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन की तलाश करते हैं, जबकि विमेन इंटरनल वैलिडेशन और इमोशनल सपोर्ट से मोटिवेटेड होती हैं। मैन अपनी कामयाबी और अचीवमेंट से खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उनकी मेहनत को सराहा जाए। वे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंपटीशन और चैलेंजेस को पसंद करते हैं। इसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे पार्टनर, स्पेसिफिकली मेन, मोटिवेटेड रहें तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना और उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी ओर विमेन अपनी फीलिंग्स और इमोशन से मोटिवेटेड होती हैं। वे जब अपने पार्टनर से इमोशनल कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग पाती हैं तो वे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जाइज्ड महसूस करती हैं। विमेन को यह महसूस होना चाहिए कि उनके इमोशंस को एक्नॉलेज किया जा रहा है, तभी वे फुली एंगेज्ड और मोटिवेटेड रहती हैं। अगर विमेन को ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर उन्हें जेन्युइनली अंडरस्टैंड करते हैं और उनके इमोशनल नीड्स को सपोर्ट करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। जॉन ग्रे इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि मेन और विमेन को एक दूसरे के मोटिवेशंस को समझने और रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर मेन विमेन की इमोशनल नीड्स को पहचान कर उनका समर्थन करें और विमेन मेन की अचीवमेंट्स और चैलेंजेस को अप्रिशिएट करें तो एक दूसरे को मोटिवेट करना आसान हो जाता है। चैप्टर 5, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस।
5वें चैप्टर में जॉन ग्रे ये बताते हैं कि मेन और विमेन के बीच कम्युनिकेशन का तरीका इतना अलग क्यों होता है। वह इसे इस तरह से समझाते हैं कि जैसे मैन और विमेन एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझते। मैन और विमेन एक ही भाषा में बात करते हुए भी अक्सर गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका तरीका, उद्देश्य और शब्दों का चयन अलग होता है। मैन के लिए बातचीत का मुख्य उद्देश्य अक्सर किसी समस्या का समाधान ढूंढना होता है। जब वे किसी मुद्दे पर बात करते हैं तो उनका फोकस होता है कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। वे सीधे और कंसाइज तरीके से अपनी बात रखते हैं। वे इसे एक टास्क की तरह देखते हैं जिसे पूरा करना है। जब मैन अपनी बात करते हैं तो वे किसी इमोशनल एक्सचेंज की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्वर्जेशन की उम्मीद करते हैं। इसके विपरीत विमेन के लिए बातचीत का मतलब सिर्फ समाधान नहीं होता, उनका मकसद होता है इमोशनल कनेक्शन और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। वुमेन अपनी बातचीत के दौरान डिटेल में जाती हैं और उनकी बातें अक्सर इमोशंस से जुड़ी होती हैं। जब वुमेन बात करती हैं तो वे उम्मीद करती हैं कि उनकी बात को समझा जाएगा और उन्हें सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है, ना कि सोल्यूशन की। यह फ़र्क अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक वुमन अपनी समस्या किसी मैन से शेयर करती है तो वह उम्मीद करती है कि वह बस सुने और उसे समझे। लेकिन अगर मैन तुरंत सॉल्यूशन देने लगता है तो वुमन को लगता है कि वह उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है। जॉन ग्रे का यह कहना है कि मेन और वुमेन को यह समझने की ज़रूरत है कि वे अलग अलग तरीकों से संवाद करते हैं। मेन को यह सीखना होगा कि विमेन को सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है, बिना तुरंत किसी सॉल्यूशन को ढूंढे। और विमेन को यह समझना चाहिए कि मेन के लिए हर कॉन्वर्जेशन में सॉल्यूशन होता है, इसलिए अगर वे शांत और समझदारी से बात करें तो मेन बेटर रिस्पॉन्ड करेंगे। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्युनिकेशन को सही तरीके से समझकर और अडेप्ट करके मेन और विमेन अपने रिश्ते को और भी बेहतर बना सकते हैं। जब दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और इमोशनल कनेक्शन मजबूत होता है। चैप्टर 6, मेन आर लाइक रबर बैंड्स। छठे चैप्टर में जॉन ग्रे मेन की इमोशनल नेचर को एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वह कहते हैं कि मेन आर लाइक रबर बैंड्स। यह एनालॉजी इस बात को समझाने में मदद करती है कि पुरुष अपनी इमोशनल स्पेस को कैसे हैंडल करते हैं और क्यों उन्हें समय समय पर दूरी की ज़रूरत होती है। रबर बैंड्स की तरह मैन एक इमोशनल स्ट्रेचिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। जब उन्हें अपनी स्पेस या केव की ज़रूरत होती है तो वे पीछे हट जाते हैं, अपने अंदर बंद हो जाते हैं और अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं। इस समय में उन्हें किसी भी तरह की इमोशनल इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती। वे अपनी दूरी से खुद को रिचार्ज करते हैं, जैसे रबर बैंड को खींचने पर उसे फिर से रिलैक्स होने के लिए समय चाहिए होता है। इस दौरान जब मेन इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं तो वुमेन अक्सर महसूस करती हैं कि वे अनइंटरेस्टेड हो गए हैं या वे केयर नहीं करते। लेकिन असल में यह पुरुषों की एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। वे सिर्फ अपनी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को रिचार्ज कर रहे होते हैं। पुरुषों के लिए यह प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वे फिर से अपनी स्पेस से बाहर आते हैं तो वे अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा एंगेज्ड और सपोर्टिव होते हैं। विमेन के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पुरुष पीछे हटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्यार कम हो गया है। ये सिर्फ उनकी तरीका है स्ट्रेस और इमोशंस को हैंडल करने का। दूसरी तरफ, अगर मैन अपनी डिस्टेंस का रिस्पेक्ट करते हैं और जानते हैं कि उनकी पार्टनर को इमोशनल कनेक्शन और अटेंशन की ज़रूरत है, तो वे इस टाइम को इंटेलिजेंटली बैलेंस कर सकते हैं। जॉन ग्रे यह भी बताते हैं कि जब मैन अपने रबर बैंड की टेंशन से बाहर आते हैं तो वे फिर से फुल एंगेजमेंट के साथ अपने पार्टनर के पास लौटते हैं। इस टाइम में अगर विमेन उन्हें समझने और स्पेस देने की कोशिश करती हैं तो मैन अपने इमोशनल नीड्स को पूरा करने के बाद वापस पूरी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। चैप्टर 7, वुमेन आर लाइक वेव्स। 7वें चैप्टर में जॉन ग्रे विमेन की इमोशनल नेचर को समझाने के लिए एक और इंटरेस्टिंग एनालॉजी का उपयोग करते हैं। वह कहते हैं कि विमेन आर लाइक वेव्स। ये एनालॉजी वुमेन की भावनाओं के उतार चढ़ाव को दर्शाती है और यह बताती है कि कैसे उनका इमोशनल स्टेट अचानक बदल सकता है, जैसे समुद्र की लहरें। वुमेन का इमोशनल स्टेट हमेशा स्थिर नहीं होता। कभी वह ऊंचाई पर होती है तो कभी अचानक गहरे इमोशनल लोस में चली जाती है,
जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं, ठीक उसी तरह वुमेन की फीलिंग्स भी फ्लक्चुएट करती रहती हैं। यह लहरें कभी छोटी होती हैं तो कभी बहुत बड़ी। इसी तरह जब विमेन किसी समस्या, चिंता या स्ट्रेस का सामना करती हैं, तो उनके इमोशंस एक साथ उभर कर उन्हें ओवरवेल्म कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह बदलाव मेन के लिए थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। जब विमेन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं तो मेन को समझ नहीं आता कि उनकी पार्टनर अचानक इतनी बदल क्यों गई। लेकिन यह महिलाओं की जिंदगी का एक हिस्सा है। ये उतार चढ़ाव प्राकृतिक और सामान्य है, और इसका मतलब ये नहीं कि उनके रिलेशनशिप्स या उनके पुरुष साथी के लिए उनकी फीलिंग्स कम हो गई हैं। महिलाओं के लिए जब वे इस इमोशनल वेव में होती हैं तो वे बस चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए और समझा जाए। वे चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, बिना तुरंत कोई सॉल्यूशन देने की कोशिश किए। उन्हें बस ये महसूस होना चाहिए कि उनकी भावनाओं को सम्मान दिया जा रहा है। जॉन ग्रे इस चैप्टर में ये बताते हैं कि मेन को ये समझना चाहिए कि विमेन के इमोशंस का फ्लक्चुएशन कोई नकारात्मक बात नहीं है। ये उनके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। जब मेन ये समझते हैं तो वे अपनी पार्टनर को स्पेस दे सकते हैं और उनकी इमोशनल नीड्स को सही तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही विमेन को यह समझना चाहिए कि यह इमोशनल वेव्स उनके लिए एक चैलेंज हो सकती है, लेकिन अगर मेन उन्हें समझते हुए सपोर्ट करें तो ये वेव्स रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्गर बना सकती हैं। दोनों को एक दूसरे की इमोशनल नीड्स का सम्मान करना चाहिए ताकि उनका बॉन्ड और मजबूत हो सके। चैप्टर 8, डिस्कवरिंग आवर डिफरेंट इमोशनल नीड्स। 8वें चैप्टर में जॉन ग्रे ये बताते हैं कि मेन और विमेन की इमोशनल नीड्स बहुत अलग होती हैं, और यही फर्क अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह बनता है। जब हम इन अलग अलग इमोशनल नीड्स को समझते हैं तो हम अपने रिश्ते में हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। मेन की सबसे बड़ी इमोशनल नीड ये होती है कि वे सम्मानित महसूस करें। वे चाहते हैं कि उनकी एफर्ट्स, अचीवमेंट्स और एबिलिटीज को सराहा जाए। जब मेन को यह महसूस होता है कि उनका पार्टनर उन्हें अप्रिशिएट करता है और उनकी वैल्यू समझता है, तो उनका आत्मविश्वास और रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मेन को यह जरूरत होती है कि उनका पार्टनर उनकी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का सम्मान करे। वे अपनी पर्सनल स्पेस और टाइम चाहते हैं ताकि वे खुद को रिचार्ज कर सकें और अपने जीवन में किसी भी तरह की स्ट्रेस को हैंडल कर सकें। वहीं विमेन की इमोशनल नीड्स अलग होती हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन्हें समझा जाए और उनकी भावनाओं को वैलिडेट किया जाए। जब वुमेन को यह महसूस होता है कि उनका पार्टनर उनकी बातों को सुनता है और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है, तो वे अपने रिलेशनशिप में सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं को यह भी ज़रूरत होती है कि उनके पार्टनर उन्हें समय दें और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, ताकि वे इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकें। इस चैप्टर में जॉन ग्रे ये बताते हैं कि जब मेन और विमेन अपनी अपनी इमोशनल नीड्स को पहचानते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों का सम्मान करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं और रिश्ता मजबूत बनता है। अगर मेन विमेन को इमोशनल सपोर्ट और वैलिडेशन देते हैं तो विमेन को ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड और कॉन्फिडेंट महसूस होता है, और अगर विमेन मेन को सम्मान और ऑटोनॉमी देती है तो मेन अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा एंगेज्ड और सपोर्टिव होते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू अवॉइड आर्गुमेंट्स। 9वें चैप्टर में जॉन ग्रे ये बताते हैं कि कैसे हम अपनी बातचीत और मतभेदों को समझदारी से हैंडल करके आर्गुमेंट्स और झगड़ों से बच सकते हैं। यह चैप्टर एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में आर्गुमेंट करने से पहले हमें अपने कम्युनिकेशन स्टाइल और इमोशनल ट्रिगर्स को समझने की ज़रूरत है। पहली बात जो जॉन ग्रे इस चैप्टर में बताते हैं वह है स्टॉप ट्राइंग टू विन द आर्गुमेंट। अक्सर जब मैन और विमेन आर्गुमेंट करते हैं तो उनका मकसद होता है कि वे अपनी बात सही साबित करें और दूसरे को गलत साबित करें। लेकिन जब आप ये माइंडसेट लेकर बातचीत करते हैं तो आप बस एक दूसरे को हर्ट करते हैं और समझने की बजाय कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा देते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि रिश्तों में विनिंग का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ गोल ये होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को समझें और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचें। इसके बाद जॉन ग्रे बताते हैं कि मेन और विमेन के रिएक्शंस जब स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन का सामना करते हैं तो वे अलग होते हैं।
मैन अक्सर अपने इमोशंस को दबा देते हैं और अकेले टाइम बिताना चाहते हैं, जबकि विमेन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। अगर विमेन इस दौरान मेन पर दबाव डालती हैं और उनसे बात करने के लिए मजबूर करती हैं, तो मेन और भी विथड्रॉन हो सकते हैं। इसके विपरीत मेन को यह समझना चाहिए कि विमेन को उनके इमोशंस एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, और इसलिए अगर वे उनकी फीलिंग्स को सुनने और समझने के लिए तैयार रहते हैं तो आर्गुमेंट की स्थिति नहीं आएगी। जॉन ग्रे का यह भी कहना है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को काल्मली और बिना हमला किए कम्युनिकेट करते हैं, तो ये किसी आर्गुमेंट को बढ़ने से रोक सकता है। अगर दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक दूसरे से सम्मानपूर्वक और शांत तरीके से व्यक्त करते हैं, तो ज्यादा संभावना है कि समझदारी से समाधान निकले। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि आर्ग्यूमेंट्स से बचने के लिए हमें एक दूसरे के इमोशनल नीड्स और कम्युनिकेशन स्टाइल्स को समझना होगा। जब हम अपनी और अपनी पार्टनर की इमोशनल स्पेस का सम्मान करते हैं और एक काल्म अप्रोच अपनाते हैं, तो हम रिश्ते में शांति बनाए रख सकते हैं। अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम अपने डिफरेंसेस को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन डिफरेंसेस को सही तरीके से और बिना लड़ाई किए एक्सप्रेस करें। जब हम ये अप्रोच अपनाते हैं तो रिश्ते में संतुलन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। चैप्टर 10, स्कोरिंग पॉइंट्स विद द ऑपोजिट सेक्स। 10वें चैप्टर में जॉन ग्रे यह बताते हैं कि कैसे हम अपने पार्टनर को खुश रखने और रिश्ते में हार्मनी बनाए रखने के लिए पॉइंट्स कमा सकते हैं। यहाँ पॉइंट्स का मतलब है छोटे छोटे जेस्चर्स और एक्शंस जो हमारे पार्टनर को यह दिखाते हैं कि हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और उनकी ज़रूरतों का सम्मान करते हैं। ये चैप्टर एक फन और प्रैक्टिकल गाइड है कि कैसे हम छोटी छोटी बातों के जरिए अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। ग्रे के अनुसार पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलती है, और इसलिए उनके लिए पॉइंट्स कमाने के तरीके भी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, मेन के लिए उनकी पार्टनर से अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। जब विमेन उन्हें सराहती हैं, उनके काम की तारीफ करती हैं या उन्हें इज्जत देती है, तो यह पुरुषों के लिए जैसे बोनस अंक होते हैं। ऐसे जेस्चर्स मेन को यह महसूस कराते हैं कि वे वैल्यूड हैं और उनका काम और मेहनत सराहा जा रहा है। वहीं महिलाओं के लिए पॉइंट्स कमाने का तरीका कुछ अलग है। महिलाएं इमोशनल कनेक्शन और अटेंशन को अधिक वैल्यू करती हैं। जब पुरुष उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, जब वे समय देते हैं या जब वे अपनी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, तो यह महिलाओं के लिए पॉइंट्स होते हैं। महिलाओं को यह महसूस होना चाहिए कि उनका पार्टनर उन्हें अपनी पूरी तरह से समझता है और उनकी इमोशनल नीड्स को प्राथमिकता देता है। ग्रे ये भी बताते हैं कि जब हम अपने पार्टनर को खुश करने के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं, तो यह रिश्ते में पॉजिटिविटी लाता है और दोनों को खुशी महसूस होती है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जेस्चर्स जेन्युइन और दिल से होने चाहिए। सिर्फ दिखावा या मजबूरी में किए गए काम कभी असर नहीं डालते। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉइंट्स का खेल कोई कंपटीशन नहीं होता, बल्कि ये एक वे है अपने पार्टनर को यह बताने का कि हम उनके लिए कितना मायने रखते हैं। जब हम अपनी पार्टनर की इमोशनल नीड्स को समझकर और उनका सम्मान करते हैं, तो हम सिरोने अपने रिश्ते में सुख शांति और प्यार ला सकते हैं। रिश्ते में छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। जब हम अपने पार्टनर के लिए थॉटफुल और केयरिंग जेस्चर्स करते हैं, तो यह प्यार और रिस्पेक्ट को और गहरा करता है। चैप्टर 11, हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। 11वें चैप्टर में जॉन ग्रे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी कठिन भावनाओं को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी विवाद या मिसअंडरस्टैंडिंग के। अक्सर जब हम किसी परेशानी, गुस्से या चिंता का सामना करते हैं, तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट ये होती है कि हम इन इमोशंस को छुपा लें या किसी से बात ना करें, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारे फीलिंग्स को गलत तरीके से समझ न लिया जाए। लेकिन ग्रे ये मानते हैं कि अगर हम सही तरीके से अपनी कठिन भावनाओं को कम्युनिकेट करें, तो ये हमारी रिलेशनशिप को और भी मजबूत बना सकता है। इस चैप्टर में ग्रे ने कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स बताई हैं जो हमें अपनी इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस करने में मदद करती हैं। सबसे पहले वह यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को आई फील से शुरू करना चाहिए, जैसे आई फील फ्रस्ट्रेटेड या आई फील हर्ट। ऐसा करने से हम सीधे अपने पार्टनर पर आरोप नहीं लगा रहे होते, बल्कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जिससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता।
दूसरी बात, ग्रे ये बताते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के या बिना किसी सॉल्यूशन की उम्मीद के कम्युनिकेट करना चाहिए। जब हम अपनी परेशानियों को शेयर करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी पार्टनर को सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है, न कि तुरंत कोई समाधान ढूंढने की। अगर हम अपनी फीलिंग्स को ऐसे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो हमारी पार्टनर को लगता है कि उनकी मदद से हम सही तरीके से अपनी परेशानियों को समझ पा रहे हैं। ग्रे ये भी बताते हैं कि हमें अपने पार्टनर को ये बताना चाहिए कि हमें किस तरह का सपोर्ट चाहिए। कभी कभी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सुना जाए, जबकि दूसरी बार हमें किसी मदद की ज़रूरत हो सकती है। अगर हम ये स्पष्ट करते हैं तो हमारा पार्टनर बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि हमें कैसे सपोर्ट करना है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी फीलिंग्स को काल्म और रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। जब हम गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल अग्रेसिव हो सकती है, जिससे हमारा पार्टनर डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को सही समय और सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, ताकि हमें समझने और सपोर्ट करने में आसानी हो। चैप्टर 12, हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। 12वें चैप्टर में जॉन ग्रे हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने पार्टनर से कैसे सपोर्ट मांग सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। कई बार जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो हम इसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे फ्रस्ट्रेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इस चैप्टर में ग्रे ने हमें बताया है कि सपोर्ट मांगने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मदद पाने का। ग्रे बताते हैं कि मैन और विमेन का सपोर्ट मांगने का तरीका अलग होता है। विमेन को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वे अक्सर चाहती हैं कि उनका पार्टनर उन्हें सुने, समझें और उनकी फीलिंग्स का सम्मान करें। महिलाएं जब अपने फीलिंग्स को व्यक्त करती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उनकी परेशानी को समझा जाए और वे सिर्फ सहानुभूति और इमोशनल कनेक्शन की तलाश करती हैं। विमेन को यह महसूस होना चाहिए कि उनका पार्टनर पूरी तरह से उनकी भावनाओं को समझ रहा है और उन्हें अपनी चिंता का समाधान नहीं देना चाहिए, बल्कि बस उन्हें वैलिडेट करना चाहिए। वहीं मेन के लिए सपोर्ट मांगने का तरीका कुछ अलग होता है। पुरुषों को ज्यादातर प्रैक्टिकल और एक्शनेबल सपोर्ट की जरूरत होती है। जब मेन किसी समस्या का सामना करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे खुद को सुधार सकते हैं और वे चाहते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें सॉल्यूशन दे, ना कि सिर्फ उनके इमोशनल स्टेट को समझे। मैन की मदद करने का तरीका ये होना चाहिए कि हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस या सजेशन दें, ताकि वे समस्या का समाधान खुद ढूंढ सकें। जॉन ग्रे का यह कहना है कि जब मेन और विमेन अपने अपने तरीके से सपोर्ट मांगते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को सही तरीके से समझें। विमेन को समझना चाहिए कि मेन को मदद देने का तरीका प्रैक्टिकल होना चाहिए, जबकि मेन को यह समझना चाहिए कि विमेन को केवल इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। ग्रे ये भी कहते हैं कि सपोर्ट मांगते समय हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि हमें किस तरह की मदद चाहिए, ताकि सामने वाला हमें बेहतर तरीके से मदद कर सके। साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हम अपने पार्टनर की हेल्प को अप्रिशिएट करें और उनका धन्यवाद करें, क्योंकि यही छोटा सा जेस्चर हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। चैप्टर 13, कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। 13वें और अंतिम चैप्टर में जॉन ग्रे हमें यह सिखाते हैं कि अपने रिश्ते में प्यार और अट्रैक्शन को हमेशा जीवित कैसे रखें। समय के साथ हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और हम कभी कभी यह महसूस करते हैं कि प्यार की वो ताजगी और एक्साइटमेंट अब वैसी नहीं रही। लेकिन ग्रे का मानना है कि अगर हम जानबूझकर अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट डालें तो हम हमेशा अपने रिश्ते में प्यार की उस मैजिक को बरकरार रख सकते हैं। ग्रे इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजीज बताते हैं जो हमें अपने रिश्ते को रोमांटिक और दिलचस्प बनाए रखने में मदद करती हैं। सबसे पहली बात जो वह कहते हैं वह है रिलेशनशिप में रेगुलर नर्चरिंग एंड केयर। जैसे पौधों को पानी और सनलाइट की ज़रूरत होती है, वैसे ही रिश्ते को भी रोज़ाना अटेंशन और प्यार की ज़रूरत होती है। हमें अपनी पार्टनर को यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम उनकी परवाह करते हैं, चाहे वह एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट हो, एक प्यारा सा संदेश या एक सरप्राइज डेट नाइट। इसके अलावा ग्रे ये भी बताते हैं कि कपल्स को अपनी इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाने के लिए क्वालिटी टाइम बिताने की ज़रूरत होती है।
ये सिर्फ साथ में वक्त गुजारने से नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के साथ खुलकर बात करने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और साथ में नई चीजों का अनुभव करने से होता है। जब आप एक दूसरे के साथ एडवेंचर करते हैं, तो यह आपकी बॉन्ड को और मजबूत करता है और आपको एक दूसरे के प्रति आकर्षित रखता है। ग्रे का कहना है कि हमें अपने पार्टनर के साथ वह इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना चाहिए जो शुरू में था। हमें यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि रिश्ते में एक दूसरे को समझने का प्रयास अब खत्म हो गया है। हमें अपने पार्टनर के प्रति जिज्ञासा और समझ को बनाए रखना चाहिए ताकि हम उनके बदलावों के साथ भी जुड़े रहें। जॉन ग्रेसियो यह भी कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते में कभी-कभी डिस्टेंस या चैलेंज आना प्राकृतिक है, लेकिन अगर हम अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए कॉन्शियसली काम करते हैं, तो हम उस मैजिक को वापस ला सकते हैं। ये याद रखना चाहिए कि रिश्ते में हमेशा रोमांटिक मोमेंट्स लाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि दोनों को मिलकर इसे नर्चर करना होता है। अंत में ग्रे का संदेश यह है कि प्यार और आकर्षण को हमेशा जिंदा रखने के लिए हमें अपने रिश्ते में सच्ची कोशिश और कमिटमेंट दिखानी होती है। जब हम अपने पार्टनर को समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ लगातार इमोशनल एंड रोमांटिक कनेक्शन बनाए रखते हैं, तो हमारा रिश्ता न सिर्फ मजबूत होता है, बल्कि उसमें वह जादू भी बना रहता है जो हमें हमेशा महसूस होता है। कंक्लूजन। जॉन ग्रे के इस बुक के माध्यम से हमने सीखा कि मेन और वुमेन की इमोशनल नीड्स और रिएक्शंस कितनी अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें, उनका सम्मान करें और कम्युनिकेशन में प्रयास करें, तो हम अपने रिश्ते को गहरा और मजबूत बना सकते हैं। हर चैप्टर हमें यह सिखाता है कि प्यार और रिश्ते को नर्चर करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जब हम ये समझते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। यह बुक हमें यह याद दिलाती है कि प्यार केवल एक फीलिंग नहीं है, बल्कि यह एक डेली एफर्ट है, एक कमिटमेंट है जो दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए हमेशा पढ़ती रहती है। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।